Hello everyone, in this video we will try to understand, we will continue the concept of दुष्प्रेरण, that means अबेटर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उकसाना, किसी भी व्यक्ति को बहकाना, किस लिए, किसी अपराध को करवाने के लिए। इससे पहले वाला सेक्शन 45 जो था उसमें हमने पढ़ा था कि अबेटमेंट ऑफ ए थिंग क्या होता है, कि किसी को दुष्प्रेरण कब कहा जा सकता है कि उसने दुष्प्रेरण का जो अपराध किया है वो तब जब किसी व्यक्ति ने इंस्टिगेट किया हो या फिर वो एंगेज हुआ हो उस एक्ट में, या फिर उसने इंटेंशनली सहायता की हो दूसरे व्यक्ति की उस ऑफेंस में, तब वो अबेटमेंट ऑफ ए थिंग कहलाएगा। यानी कि उसने दुष्प्रेरण किसी प्रकार का अपना रोल अदा किया उस दुष्प्रेरण में, यानी कि किसी को बहकाने में, किसी को उकसाने में। उसी को कंटिन्यू करता हुआ सेक्शन 46 हमें बताता है कि अबेटर कौन है, यानी कि दुष्प्रेरक कौन है, किसे कहा जा सकता है जो किसी को उकसाता है किसी अपराध को करने के लिए। तो इसमें ये डेफिनेशन ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को उकसाता है किसी अपराध को करने के लिए या फिर एक ऐसे कार्य को करने के लिए जो एक्चुअल में अपराध है, तो वो अबेटर कहलाएगा। जिसमें से हमने पढ़ा था सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1, जिसमें ये कहता है कि किसी काम को करने का कर्तव्य आपको मिला है और आप वो कार्य नहीं करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड इल्लीगल ओमिशन। और इल्लीगल ओमिशन भी अगर आप करते हैं तो वो भी अबेटमेंट में आ सकता है। तो यू कांट से कि मैंने कोई एक्ट नहीं किया, ठीक है। अगर एक्ट नहीं किया और वो एक्ट आपको करना था और वो एक्ट नहीं करते हैं तो इल्लीगल ओमिशन होता है और वो भी अबेटमेंट में ही काउंट होगा। देन व्हाट एक्सप्लेनेशन 2 वाज सेइंग, to constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को उकसाया गया और वो जो दूसरा व्यक्ति है उसने वो कार्य किया या नहीं किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही उसने किया हो तब तो बहकावे का अपराध है ही, लेकिन उसने नहीं भी किया वो एक्ट बहकावे में आके, तब भी एक ये जो है ऑफेंस माना जाएगा क्योंकि उसने प्रयास किया, उसने किसी को बहकाने का प्रयास किया। सो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड एज अबेटमेंट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge। इसी के साथ साथ ये भी कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया हो उसको जानकारी हो कि वो कौन सा एक्ट करने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, एक 7 साल का बच्चा है। अब हमें ये पता है कि 7 साल या 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता कि ये उस बच्चे ने एक्ट किया है, और जब उस बच्चे ने एक्ट किया है तो वो तो अपराध ही नहीं, और जब कोई अपराध नहीं तो मुझे अपराधी कैसे माना जा रहा है, तो उस चीज़ का बेनिफिट वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो भले ही वो जो सामने वाला व्यक्ति है भले ही लॉ की नज़रों में कैपेबल ना हो क्राइम करने के लिए, लेकिन अगर उसे उकसाया गया है और उस उकसावे में वो कोई क्राइम करता है, देन दैट द थिंग विल बी कॉल्ड, देन द एक्ट विल बी कॉल्ड और फॉल इन द अबेटमेंट। और जो भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है वो कहलाएगा अबेटर, जो कि मेंशन है सेक्शन 46 में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसका इलस्ट्रेशन ए भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इलस्ट्रेशन ए फिर से देख लेते हैं। ए विद अ गिल्टी इंटेंशन अबिट्स अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए। हियर ए whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने एक किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जो कि या तो बच्चा है या फिर ऐसी परिस्थिति में है मानसिक रूप से कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन दोनों ही परिस्थिति में भले ही उन व्यक्ति को जिसके द्वारा वो अपराध किया गया है उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो, और लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले को उकसा रहा है तो वो उकसावे का कार्य होगा, और दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अबेटर। Here, whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। अब भले ही उस बच्चे के द्वारा या फिर उस ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है उसके द्वारा वो अपराध किया गया हो या ना किया गया हो, वो कार्य किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन किसी को उकसावे के अपराध में काउंट किया जाएगा। This is what its illustration A is trying to say। Then let's try to read illustration B। A with the intention of murdering Z instigate B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Z's death। अब A क्या करता है, एक बच्चा है, ठीक है। B एक बच्चा है,
ए इंस्टिगेट करता है बी को, किस लिए कि जाओ तुम जेड को मार दो। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अवेटमेंट डज द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए एंड हियर बाय कॉज जेड्स डेथ। अब बी जाता है, बी वहाँ जाकर उस जेड को मार देता है, लेकिन वहाँ पर ए नहीं था, ठीक है, तो क्राइम सीन पे ए नहीं था। Here, though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. अब ये कह रहा है कि भले ही B कैपेबल नहीं है लॉ के हिसाब से एक ऑफेंस कमिट करने के लिए, ये एक लॉ के नज़रों से उसने भले ही एक एक्ट किया हो, क्योंकि ऑफेंस तो नहीं काउंट होगा, लेकिन इसका बेनिफिट ए को नहीं मिलेगा। अगर ए उकसाता है, ए के उकसावे में ही बी ऐसा कोई एक्ट करता है जिसमें जेड की जान जाती है, तो ए पनिशेबल होगा फॉर कमिटिंग द मर्डर, ठीक है। तो ऐसे ये फंक्शन करता है। तो यू कांट टेक द बेनिफिट कि मैंने तो बस बोला था, या फिर वो तो बच्चा है तो वो उसके द्वारा किया गया एक्ट अपराध नहीं होगा, तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और ना ही उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि मैंने तो सिर्फ बोला था। अगर उसने बोला और उसके बहकावे में आके एक्चुअल में उस व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो कि लॉ की नज़रों में ऑफेंस है, तो उसका रेपरकशन जो है ए को मिलेगा। दिस इज़ व्हाट illustration B is trying to say. Then we have illustration C. A instigate to B to set fire to a dwelling house, B in consequence of his unsoundness of mind, being incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A's instigation. अब A क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो B को उकसाता है कि जाओ वहाँ पे ये जो स्थायी घर हैं इनमें से किसी एक घर में आग लगा दो। अब बी मानसिक रूप से ठीक नहीं होता है और उसके बहकावे में आके वो ऐसा एक्ट कर भी देता है। भले ही लॉ की नज़रों में एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है कोई ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट एज एन एक्ट ही काउंट होगा, लेकिन इसका बेनिफिट ए को नहीं मिलेगा। अगर ए ने पता चलता है कि ए ने एक्चुअल में उकसाया था बी को उस एक्ट को करने के लिए, तो वहाँ पर रेपरकशंस ए को ही मिलेंगे और ए पनिशेबल होगा जो भी ऑफेंस कमिट होगा उसके अकॉर्डिंग। सो एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो जो भी पनिशमेंट कमिट होगा, फॉर्म होगा, उसके लिए ए लायबल होगा। देन वी हैव इलस्ट्रेशन डी। ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर अभी देखने को मिल गए, ए और बी। अब ए यहाँ पर उकसा रहा है बी को कि जाओ जेड की जो प्रॉपर्टी है वो ले आओ जेड के पास से। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू ए। और उकसावे में ए क्या कहता है कि जेड के पास जो वो प्रॉपर्टी है वो मेरी ही है, तो जाओ उसे लेके आओ, वो मुझे नहीं दे रहा है और मुझे पता है कि तुम उससे ले सकते हो, तो मुझे लेके दे दो। और ये कन्विंस कर देता है बी को, ये कन्विंस कर देता है बी को कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो ए की ही है। अब बी जाता है, बी एक गुड फेथ में जाता है, बी टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड्स पोजीशन इन गुड फेथ। बी जेड के पास जाता है और वो प्रॉपर्टी वहाँ से लेके आ जाता है एक अच्छे इरादे से, बिलीविंग दैट कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में एक ही है, बिलीविंग इट टू बी एज प्रॉपर्टी। बी एक्टिंग अंडर दिस मिसकंसेप्शन। अब भले ही बी के उस लॉ के अकॉर्डिंग बी जो है, बी के द्वारा कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया गया है, क्योंकि बी ने जो एक्ट किया था वो मिसकंसेप्शन में किया था, तो लॉ के अकॉर्डिंग बी ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन ए तो एलिजिबल है, ए लायबल है किसके लिए, अबेटमेंट के लिए। किसको अबेट किया उसने, बी को अबेट किया। किस लिए किया, फॉर टेकिंग द कस्टडी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और उसके लिए जो भी पनिशमेंट है वो ए को मिलेगी। डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट। तो यहाँ पर बी के द्वारा थेफ्ट नहीं किया गया, लेकिन बट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट। लेकिन वहीं पर ए को चोरी के लिए उकसाने के लिए कैपेबल माना जाएगा, ठीक है, एलिजिबल माना जाएगा, और उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज इफ बी हैड कमिटेड थेफ्ट। और ए को वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे मान लो ए ने डायरेक्ट वो चोरी की थी, इंस्टेड कि एक्ट बी के द्वारा किया गया,
ठीक है। लेकिन बी तो एलिजिबल है ही नहीं, बी क्योंकि उसने मिसकंसेप्शन में वो एक्ट किया था, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग लायबल नहीं है। तो लायबल कौन होगा? वो व्यक्ति जिसने उकसाया था, जिसने वो एक्ट करवाया था, तो वहाँ पर ए लायबल हो जाएगा। Then we have explanation 4. The abatement of an offense being an offense, the abatement of such an offense is also an offense. ये क्लियरली कह रहा है कि एक ऑफेंस को, कोई किसी अपराध के लिए, अगर आप किसी अपराध करने के लिए आप किसी व्यक्ति को उकसाते हैं तो वो अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण माना जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑफेंस, और ऑफेंस कमिट करने के लिए अगर आप किसी को उकसाते हैं तो वो अबेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, और इस अबेटमेंट के लिए भी अगर आप कुछ करते हैं तो वो भी अबेटमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी है। ए कहता है बी को कि जाओ तुम सी को उकसाओ कि वो डी को मार दे। यहाँ पर सी है। अब बी यहाँ से आता है, बी यहाँ पर आके सी को उकसाता है कि जाओ तुम डी को मार दो। अब डी को मारना इज ऑफेंस। ठीक है, तो इसके लिए जो बी सी को उकसा रहा है, बी सी को यहाँ पर उकसा रहा है, तो ये अबेटमेंट हो गया। अब बी को कौन उकसा रहा है? बी को यहाँ पर ए उकसा रहा है, तो ये भी अबेटमेंट ही हुआ। तो अबेटमेंट के लिए भी अगर कोई अबेटमेंट करे तो वो भी अबेटमेंट ही होगा। तो ये चार्ट कुछ ऐसे प्रिपेयर होगा। ए ने बी को अबेट किया, फिर बी ने सी को अबेट किया, देन डी। हेलो, हाँ वो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। अब वी वर ऑन लास्ट इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन वही है जो मैंने एक्चुअल में आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। सो what its illustration is saying, A concerts with B a plan for poisoning Z. A B के साथ मिलके Z को मारने का प्लान बनाता है। किस मीडियम से, किस मोड से? पॉइजन देके। It is agreed that A shall administer the poison. अब A और B में दोनों में मिलके बात हुई कि A पॉइजन देगा Z को। B then explains the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison. अब वहीं पे ये दोनों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन A जा नहीं सकता था दुकान पे, ना ही B जा सकता था पॉइजन की दुकान पे, क्योंकि हो सकता था कि पकड़े जाने के चांसेस होते। तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना था जो जिस पे शक ही ना हो किसी को, उसके द्वारा पॉइजन मंगवाते शॉप से। तो B जाता है C के पास, बी सी के पास जाता है और उसको बताता है कि मैंने ऑलरेडी किसी से बात की हुई है और वो पॉइजन दे देगा जेड को। देखो जेड तुम्हारा भी दुश्मन है, जेड उसका भी दुश्मन है, तो हम जेड को मारते हैं और बस तुम्हें करना क्या है, तुम जहर मत देना, जहर मैं किसी और से डलवा दूंगा, तुम बस मुझे उस शॉप से जहर कहीं से समहाउ अरेंज करके दे दो। तो यहाँ पर सी और ए की बातचीत नहीं है आपस में, ठीक है, दोनों में कॉमन लिंक बी ही है। अब भले ही ए और सी टुगेदर लिंक ना करें, दोनों में आपस में बात ना हुई हो, लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी वे में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे, ठीक है, तो वो अबेटमेंट में ही आएगा, अबेटमेंट में ही काउंट किया जाएगा। तो ये कह रहा है ए कॉन्सेप्ट विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, कि जेड को जहर दिया जाए। इट इज़ एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइंट, ये भी फाइनल हो गया कि ए ही जहर देगा जेड को। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी, मेंशनिंग दैट अ थर्ड पार्टी इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज ने। अब बी सी को जाके कहता है कि एक थर्ड पार्टी है वो जेड देगा, लेकिन बी ए का नाम नहीं बताता है सी को। सी एग्री कर जाता है टू प्रोक्योर द पॉइजन, उस जहर को खरीदने के लिए, एंड प्रोक्योर एंड डिलीवर इट टू बी, और उसको खरीद के बी को डिलीवर करने के लिए सी एग्री कर जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन, उस पर्पज से जो इनके बीच में डिसाइड हुआ था। ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, बाद में जब पॉइजन सी बी को दे देता है, बी जाके ए को दे देता है और ए उस जहर को जेड को दे देता है। क्या होता है फिर कॉन्सिक्वेंस इसका? जेड की मृत्यु हो जाती है। हेयर दो ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, अब यहाँ पर भले ही ए और सी के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, दोनों ने मिल के कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, येट सी हैज़ बीन एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी, लेकिन सी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल तो था, इन पर्सन्स ऑफ विच जेड हैज़ बीन मर्डर, उस
उस साजिश में जिसके बदौलत, जिसका परिणाम स्वरूप Z की मृत्यु हो जाती है। C हैज़ देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस। यहाँ पर C का भी रोल होगा, committed the offense defined in this section and is liable to the punishment for murder। तो भले ही C ने बस उसको परचेज़ किया हो, बस परचेज़ करना है, ऐसे खुद में तो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन किस चीज़ का उसने परचेज़ किया और फिर उसका रेप्लिकेशन क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस उसका क्या हुआ, वो सब फिगर आउट करके आपको एक ऑफेंस क्रिएट कर देता है आपके ऊपर। तो C ने बस परचेज़ किया, वो कहीं से भी क्राइम नहीं था, लेकिन B का C को प्लान बताना और फिर उस प्लान का एग्जीक्यूट भी होना C को डायरेक्टली उस कॉन्स्पिरेसी में ऐड कर लेता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि C को भी लायबल माना जाएगा फॉर द मर्डर। ठीक है, सो दिस वॉज इट्स इलस्ट्रेशन। इसको फिर से रीड कर लेते हैं इसके इलस्ट्रेशन को। ए कंसर्ट विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, इट इज एग्रीड दैट ए शैल administer the poison. B then explain the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison and procure and deliver it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administers the poison, Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to the punishment for murder। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी अगर आप करते हैं तो वो भी पार्ट होगा अबेटमेंट। ठीक है, सेक्शन 45 कहता है ये। उसके बाद सेक्शन 46 से इसको क्लियर करता है कि अबेटर कौन कौन होगा, कौन कौन व्यक्ति दुष्प्रेरक करता हुआ कहलाएगा, और उसी के साथ उसी को क्लैरिफिकेशन देते हुए ये इलस्ट्रेशन है कि अगर आप किसी भी कॉन्स्पिरेसी में खुद को इंडल्ज करते हैं तो भले ही आपका छोटा सा रोल हो, लेकिन जो उसका रेप्लिकेशन होगा, पनिशमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। दिस इज व्हाट इट्स इलस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू से। ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको कंक्लूजन देंगे एक बार रीड आउट करके। व्हाट सेक्शन 46 इज सेइंग, talking about abater, a person abet an offense who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter. Explanation 1. The abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to do that act. Explanation 2. To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. Then we have illustrations. Illustration A. A instigates B to murder C. B refused to do so. A is guilty of abetting B to commit murder. Then we have illustration B. A instigates B to murder D. B in pursuance of the instigation stabs D. D recovers from the bound. A is guilty of instigating B to commit murder. Then we have explanation 3. It is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge. Then we have illustrations. Illustration A with a guilty intention abets a child or a person of unsound mind to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intentions as A. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abetting an offense. Then we have illustration B. A with the intention of murdering A with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Z's death. B in consequence of abatement does the act in absence of A and thereby cause Z's death. Here, though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. Then we have illustration C. A instigates B to set fire to a dwelling house. B in consequence of his unsoundness of mind, being incapable of knowing that the nature of the act or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A's instigation. B has committed no offense, but A is guilty of abetting the offense of setting fire to a dwelling house and is liable to the punishment provided for that offense. Then we have illustration D. A intending to cause a theft to be committed instigates B to take property belonging to Z out of Z's possession. A induces B to believe that the property belongs to A. B
B takes the property out of Z's possession in good faith, believing it to be A's property. B, acting under this misconception, does not take dishonestly and therefore does not commit theft, but A is guilty of abetting theft and is liable to the same punishment as if B had committed theft. Then we have explanation 4. The abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. Illustration saying A instigates B to instigate C to murder Z, B accordingly instigates C to murder Z, and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as A instigated B to commit the offense, A is also liable to the same punishment. Then we have explanation 5. It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should consort the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. Then we have its illustration. A concerts with the B a plan for poisoning Z. It is agreed that A shall administer the poison. B then explains the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison and procures and delivers it to B for the purpose of being used in the manner explained. A administers the poison, Z dies in consequence. Here A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to the punishment for murder. And this was section 46. I hope समझ में आया हो, नहीं आया तो ब्रेक करके रीड कर लीजिएगा. That's it. Thank you.